फड़ जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया? पढ़। साधु का होता है पढ़। पढ़ शब्द होता क्या है? कपड़े या कैनवास पर या फिर मिट्टी पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ कहाँ से लिया गया है? पढ़ से लिया गया है। क्योंकि देखो फड़ में होता क्या है, एक तरफ चित्र होते हैं, उन चित्रों को पढ़ करके बताया जाता है। वो चित्र किसी से भी संबंधित हो सकते हैं, किसी ऐतिहासिक दृश्य से संबंधित हो सकते हैं, या फिर किसी राजा महाराजा की शौर्य गाथाएं भी हो सकती हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो पढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ना। कालांतर में पढ़ से क्या हो गया? पढ़, और फिर इससे क्या हो गया? फड़। ठीक है, तो पढ़े या फड़। इसके जो प्रमुख व्यक्ति जो माने जाते हैं, या इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं, वो श्रीलाल जोशी माने जाते हैं। पांचाली जोशी परिवार ने इसको साफरा में शुरू किया था, लेकिन श्रीलाल जोशी इसके प्रमुख कलाकार हैं, जो कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। अगर मैं औरतों की बात करूं तो पार्वती जोशी, साफरा की प्रथम फड़चितेरी महिला है। तो प्रथम फड़चितेरी महिला, अगर पेपर में जो पूछता है वो पूछता है कि जोशी परिवार का संबंध किस कला से है, तो किससे है? फड़चित्रण से। तो पार्वती जोशी प्रथम महिला चितेरी हैं। ठीक है, अगर बात करें कि सब प्रथम ऐतिहासिक फड़ कौन सी थी, तो प्रथम ऐतिहासिक फड़ थी हाड़ा रानी की फड़। कौन सी थी? हाड़ा रानी की फड़। फड़ को बांचने वाले क्या कहलाते हैं? भोपे कहलाते हैं। फड़ को बांचने वाले क्या कहलाते हैं? भोपे कहलाते हैं। अब आता है फड़ को ठंडा करना। फड़ को ठंडा करने से आशय है कि किसी कपड़े वगैरह पर कोई फड़ बनाई गई है और कुछ टाइम के बाद जीड़ सीड़ हो जाती है, यानी कहीं से टूट जाती है, कहीं से फट जाती है, तो उस फड़ को ले जा करके पुष्कर झील में जाकर विसर्जित कर देते हैं। पुष्कर झील में फड़ को विसर्जित करना क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना कहलाता है। यानी फड़ में कोई नुकसान हो गया, कहीं से फट गई है या कहीं से टूट गई है, तो उसको ले जाके कहाँ पर विसर्जित कर देंगे? पुष्कर झील में। तो पुष्कर झील में फड़ को ले जा करके विसर्जित करना क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना कहलाता है। अब देखो फड़ का ही एक प्रकार होता है क्या? पिछवाई। फड़ का ही प्रकार क्या होता है? पिछवाई। पिछवाई में क्या होता है? श्री कृष्ण से संबंधित जो लीलाएं हैं वो उसमें चित्रित की जाती हैं, और उसको नाथ द्वारा राज संबंध में जो उनका मंदिर है सिवाड़ गांव में, वहाँ पर उनके पीछे लगाया जाता है, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे उनको लगाया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? पिछवाई। पिछवाई यानी पीछे लगाई जाने वाली। तो जैसे ये मूर्ति है, इसके जस्ट पीछे लगा देंगे उनको, जो श्री कृष्ण संबंध जो लीलाएं होंगी उनको, तो उनको बोलते हैं पिछवाई। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर रोजाना ना पिछवाई चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके बाद एक है रामलाल भोपा, और एक है लेडीज है पतासी देवी। रामलाल और भोपा और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ लिखी थी और उसको बांचा भी था। तो रामलाल भोपा और पतासी देवी तो किस फड़ से संबंधित हैं? ये अमिताभ बच्चन की फड़ से संबंधित हैं। इसके बाद एक फड़ ऐसी होती है जिसका कभी वाचन नहीं होता, जिसको सिर्फ पूजा जाता है। कौन सी है? महिषासुर की फड़। महिषासुर की फड़, इसका वाचन नहीं होता है, इसका वाचन नहीं होता है। तो किस फड़ का वाचन नहीं होता है? महिषासुर की फड़ का। अगर पूछे कि फड़ का जो प्रमुख रंग है, वो प्रमुख रंग कौन सा होता है इसमें? लाल और हरा। तो फड़ का प्रमुख रंग कौन सा है? लाल और हरे रंग की प्रमुख है। वैसे और भी कलर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः इसमें कलर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? लाल और हरा। अच्छा, अगर प्रसिद्ध फड़ की बात करें तो किसकी है? पाबू जी की। प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की।
कहीं पर प्रसिद्ध कह दो या बोल दो अपन इसको लोकप्रिय। तो प्रसिद्ध या लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? पाबू जी की। सबसे प्रसिद्ध सबसे चौड़ी फड़ मानी जाती है। एक फड़ होती है देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ है। सर्वप्रथम भारत सरकार के द्वारा इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया था और बांसा कौन इसको गुर्जर जाति के वो पे, तो भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। कौन बांचते हैं? गुर्जर जाति के वो पे। देखो जो फड़ का जो वाचन है वो ज़्यादातर रात को किया जाता है। कब होता है? रात को। अब रात को क्यों होता है? ऐसा कहते हैं कि फड़ को पहले जैसे कोई गांव की कोई चौपाल वगैरह है उस पर लगाया जाता है, उस पर लगा के लटका दिया जाता है। तो जो भोपन होती है उसके हाथ में क्या होता है? लालटेन होती है। वो नाचती रहती है और लालटेन को दिखाती रहती है और जो भोपा होता है वो एक लकड़ी से छड़ी के द्वारा उसको इंगित करते हुए फड़ क्या करता है? वाचन करता है। तो अभी तो लाइट है, अब तो कभी भी कर सकते हो आप। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि रात को ही व्यक्ति फ्री होता था खेतों के काम वगैरह करने करके, तो इसीलिए वो फड़ का जो वाचन होता था वो रात को ही किया जाता था। इसके बाद में एक है रामदेव जी की फड़। किसने चित्रित किया इसको? चौथमल चितेरा ने। तो चौथमल चितेरा ने कौन सी फड़ चित्रित की है? रामदेव जी की फड़। कौन सी जाति का आती है इसको? कामड़ जाति के। क्योंकि रामदेव जी के मेले में सबसे ज़्यादा कामड़ जाति आती है, तिरताल नृत्य भी कामड़ जाति करती है। तो रामदेव जी की फड़ को बांचने वाली जाति कौन सी है? कामड़ जाति। एक फड़ होती है रामदला और कृष्णदला की फड़। रामदला और कृष्णदला, इसमें क्या होता है? इसमें जगत के लेखे जोखे बताए जाते हैं। मतलब ज्ञान की बात की जाती है पूरी इस फड़ में। तो कौन सी फड़ है? रामदला और कृष्णदला की फड़। और साथ में इसमें भगवान राम और श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन भी होता है। किसके? राम और कृष्ण के। राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का जिक्र भी किया जाता है इस फड़ के अंदर। कौन सी फड़ है? रामदला और कृष्णदला की फड़। इसमें देखिए लिख देना, इस प्रकार की फड़ का इस प्रकार की फड़ सर्वप्रथम दूलजी द्वारा तैयार की गई। दूसरा, यह है दिन में बांची जाने वाली फड़ है। दिन में बांची जाने वाली फड़ है और इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो किसी प्रकार कोई वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, दिन में बांची जाएगी। सर्वप्रथम इस प्रकार की जो फड़ लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया था वो दूलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब रामदला और कृष्णदला संबंधित क्वेश्चन आया था एक बार, निम्न में से किस प्रकार की फड़ में लोक जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है? तो रामदला और कृष्णदला। क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है? देखो, और फड़ों का तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि देवनारायण जी को देवनारायण जी के बारे में होगा, पाबू जी के तो पाबू जी के बारे में लिखा होगा, रामदेव जी है तो रामदेव जी के बारे में लिखा होगा। लेकिन रामदला और कृष्णदला की फड़ ऐसी हैं जिसमें जगत के लेखे जोखे रखे जाते हैं, जगत के लेखे जोखे संबंधित। जैसे आजकल गाने सुनते हैं ना, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, ऐसी बातें होती हैं ज्ञान की। तो कौन सी होती हैं? रामदला और कृष्णदला। एक बार वापस रिपीट कर लो इसको। फड़ शाब्दिक अर्थ कहाँ से आया? पढ़, पढ़ का अपवरण सूत्र क्या बन गया? फड़। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी या मिट्टी पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। प्रमुख कलाकार हैं इसके श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा से हैं। महिला कलाकार हैं पार्वती जोशी, ये भी सापरा भीलवाड़ा से हैं। ठीक है। श्रीलाल जोशी, अगर पेपर में आया कि जोशी परिवार का संबंध किस कलाकृति से है तो किससे है? फड़ से।
इसके बाद प्रथम ऐतिहासिक फड़ किसकी थी? हाड़ा रानी की थी। बांचने वाले क्या कहलाते हैं? भोपे कहलाते हैं। फड़ को ठंडा करने का अर्थ होता है कि पुष्कर झील में जब फड़ जीड़ चिड़ हो जाती है, कहीं से कट फट जाती है, तो उसको पुष्कर झील में जाकर के प्रवाहित कर दिया जाता है। क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना कहलाता है। एक फड़ है अमिताभ बच्चन की फड़, जिसको लिखने वाला कौन है? रामलाल भोपा और पतासी देवी। एक है महिषासुर की फड़, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, सिर्फ इस फड़ को पूजा जाता है। इसके बाद में देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ मानते हैं इसको। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम इस पर डाक टिकट जारी किया गया। पाबू जी की फड़ सबसे चौड़ी फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानते हैं पाबू जी की फड़ को। इसके बाद है रामदला कृष्णदला की फड़, इसमें जगत के लेखे जो के बताए जाते हैं और राम और कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित बातों का वर्णन किया जाता है इसमें। और ये जो फड़ होती है रामदला कृष्णदला की, इस प्रकार की जो फड़ें तैयार करने का जो कार्य किया था वो धूल जी के द्वारा किया गया था। और यह फड़ ऐसी फड़ है, एकमात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन दिन में होता है, बाकी सभी फड़ों का वाचन रात में किया जाता है। इसके बाद इस फड़ में किसी प्रकार कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। और एक फड़ है रामदेव जी की फड़, चौथमल चितेरा ने इसको चित्रित किया है। और इसको इसका जो वाचन करते हैं वो कामर जाति के भोपे वाचन करते हैं इसका। अच्छा, वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा इसमें? रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता। और देवनारायण जी की में गुर्जरों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र होता है जंतर। कौन सा? जंतर। क्लियर है? चलो अगला है तवक। तवक होता क्या है? चांदी की चद्दर या फिर क्या होगा, पतले तार को हिरण की खाल में लपेटकर उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। और कब तक पीटा जाएगा? जब तक वो पतले पतले नहीं हो जाएंगे, मतलब चपटे और कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल पतले, महीन नहीं हो जाएंगे। तो इसके बाद पीटा जाता है और उसे बारीक पत्र के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे वर्क या तवक कहा जाता है। वर्क या तवक कहा जाता है। कलाकार क्या कहलाते हैं इसके? पन्नीगार, पन्नीगार या पन्नीकार। और सर्वाधिक से काम कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक होता है इसका काम जयपुर में। पन्नीगार या पन्नीकार किसे कलाकार कहलाते हैं? आपने देखा होगा, आप चूल्हा वगैरह चढ़ाते हैं बजरंगबली का, तो वहाँ पे जो लगाई जाती है ना वर्क, वही है। हाँ, वही है वही है।
कैनवास से जो होता है कपड़े का टुकड़ा ही होता है, ये कपड़े का टुकड़ा होता है, लेकिन कपड़ा नहीं होता है वो। अभी जैसे ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, आपने पुरानी पेंटिंग्स नहीं देखी आपने, पुरानी जो पेंटिंग्स होती हैं तो कपड़े में क्या आर पार दिख जाता है। वो कैनवास होता है ना, एक तरह से जैसे कहते हैं बात लगा दिया था उस पर, एक तरह से उस पर पेंटिंग्स होती हैं। जैसे ये है ना, इसको आप एक तरह से कैनवास मान सकते हो, ये जो पोस्टर लगा हुआ है एक तरह से मान सकते हो उसको, है नहीं, लेकिन सेम एज इट होता है। अगला है मीनाकारी। ध्यान रखना इसमें तवक में जो काम में ली जाएगी वो किसी खाल ली जाएगी, हड़ की खाल। जैसे आपने देखा है ना, बर्फ़ वगैरह फोड़ते हैं तो ट्यूब जो होता है उसमें डाल करके बर्फ़ को ऊपर से कूटा जाता है, तो ऐसे ही इसमें चांदी के तार वगैरह डाल करके उसको ऊपर से कूटा जाता है। बर्फ़ लेने जाते अपन, जो छोटे छोटे टुकड़े करता है, जो ट्यूब का एक ऐसे बना के रखता है वो, उसमें बर्फ़ को डाला और डाल कर थोड़ा सा उसको कूटता है ऊपर से, ट्यूब और टायर का जो होता है थैलेनुमा। इसके बाद में मीनाकारी। सोने या चांदी के आभूषण पर चित्रकारी करना, या ऐसे महंगी रत्न भी, जैसे मीना जो होता है ना, महंगी रत्नों को इसमें जोड़ देना, क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। यह है कला पर्सिया, कहाँ से, ईरान, पर्सिया से मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई, द्वारा लाहौर लाई गई। इस टाइम पर सर्वाधिक जैसे कलाकार थे वो सिख थे, कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर से तो पंजाबी रहते हैं, तो लाहौर में इस कला को करने वाले ज़्यादातर कौन लोग थे, सिख लोग थे, लाहौर लाई गई। इसके बाद लाहौर से मानसिंह प्रथम इसे आमेर लाए। अगर मूल स्थान पूछे तो पारसिया, अगर पूछे कि आमेर या राजस्थान में ये कला कहाँ से आई है तो कहाँ से आई है, लाहौर से। राजस्थान में तो लाहौर से आई है, और अगर इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा है, पारसिया। प्रमुख कलाकार हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह। चांदी पर मीनाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, राजसमंद। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर। तांबे पर मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा। और यदि मैं कहूँ सोने पर मीनाकारी के लिए, क्या, सोने पर मीनाकारी कहाँ होती है, प्रतापगढ़। तो सोने पर मीनाकारी, सोने पर मीनाकारी कहाँ पर होती है, प्रतापगढ़ में। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में मीनाकारी का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा हो गया है, जयपुर हो गया है। और जयपुर में दो व्यक्ति हैं, एक है कुदरत सिंह और एक है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल का दूसरा नाम क्या है, गुरुचरण सिंह। वर्तमान में मीनाकारी का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है, जयपुर। और यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार कौन है जयपुर में, एक तो है सरदार कुदरत सिंह, वो क्या कहते हैं, मीनाकारी के जादूगर कहते हैं इनको। दूसरे हैं मुन्ना लाल यानी गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह।
आपने गहने देखे होंगे जिन पर रत्न या पत्थर जड़े होते हैं, तो वे क्या होता है? मीनाकारी। यानी सोने या चांदी पर चित्रांकन करना, चित्रांकन कैसे? रत्न वगैरह जड़ना, क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कला मूलतः कहाँ की है? पर्सिया या ईरान की है। पर्सिया ईरान से लाहौर आई थी, इसको मुगल लेके आए, और लाहौर से मानसिंह प्रथम इसको कहाँ पर ले आए? आमेर। प्रमुख कलाकार हरि सिंह, अमर सिंह और किशन सिंह, ये लेटेस्ट वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान था नाथद्वारा, राजसमंद। पीतल पर जयपुर में होती थी, तांबे पर भीलवाड़ा, और सोने पर कहाँ होती थी? प्रतापगढ़। इसके बाद वर्तमान में मीनाकारी का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। दो व्यक्ति इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सरदार कुदरत सिंह और दूसरा है मुन्ना लाल। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? गुरुचरण। तो कुदरत सिंह या गुरुचरण, ज़्यादा नहीं तो उन दोनों को नाम को तो याद रखना, गुरुचरण को और सरदार कुदरत सिंह को। कुदरत सिंह को मीनाकारी के जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुनब्बती कला। मुनब्बती कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मुनब्बत कहलाता है। ऊँट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना। हिस्माउद्दीन उस्ता इसके सबसे फेमस कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। कई जगह नाम हिमामुद्दीन उस्ता मिल जाएगा, लेकिन इनका पूरा नाम है हिस्माउद्दीन उस्ता। ठीक है। इसके लिए बीकानेर इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। मुनब्बत कला होती क्या है? ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी या सोने का चित्रांकन करना क्या कहलाती है? मुनब्बत कला कहलाती है। अगर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा फेमस है इसके लिए? बीकानेर। प्रमुख व्यक्ति हैं इसके उस्ता, और क्या मिल चुका है इनको? पद्मश्री मिल चुका है। उस्ता कैमिल हाइड सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? बीकानेर में। यानी मुनब्बती कला को फेमस करने के लिए ये बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर खोला गया है? बीकानेर। देखो भाई, ऊँट को मरने के बाद उसकी खाल ली जाती है, सर्वाधिक ऊँट बीकानेर में मिलते हैं। उनकी खालों पर सोने के चित्रांकन किया जाता है। क्या कहलाती है? मुनब्बत कला कहलाती है। मुनब्बत कला के लिए फेमस स्थान कौन सा? बीकानेर। उसमें था श्री जोशी परिवार। किसमें? फार चित्रण में। इसमें कौन सा परिवार आ जाएगा? उस्ता परिवार। तो उस्ता परिवार का संबंध किससे है? मुनब्बत कला से। उस्ता परिवार का संबंध किससे है? मुनब्बत कला से। प्रमुख व्यक्ति कौन है? हिस्मुद्दीन उस्ता पद्मश्री सम्मानित हैं। और उस्ता कला को फेमस करने के लिए उस्ता कैमिल हाई ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। कहाँ पर? बीकानेर। इसके बाद में अपनी अगली है पोट्री। पोट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। अब ये जो पोट्री की कला है, इसका जो उद्भव हुआ है वो हुआ है दमिश्क। दमिश्क क्या है? वर्तमान में सीरिया की राजधानी है।
यह कला दमिश्क से फारस आई, फारस से अफगानिस्तान आई, और अफगानिस्तान से कहाँ पर आई थी? ये भारत। अगर पूछें कि पोल्ट्री कला का उद्भव, तो दमिश्क, और भारत में कहाँ से आई ये कला? तो अफगानिस्तान से आई है। अब पोल्ट्री कला में एक आता है ब्लू पोल्ट्री। क्या आता है? ब्लू पोल्ट्री। तो ब्लू पोल्ट्री क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग के द्वारा चित्रकारी करना। इसमें किस रंग का प्रयोग होता है? नीले रंग का। तो राजस्थान किसके समय आई थी? मानसिंह प्रथम के समय। मानसिंह फर्स्ट के समय कहाँ पर प्रवेश करती है कला? राजस्थान में। और इसका ब्लू पोल्ट्री का जो फेमस कलाकार मानते हैं वो किसको मानते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को। तो प्रमुख कलाकार कौन है इसका? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत किस कला से संबंधित हैं? ब्लू पोल्ट्री से। इन्हीं के साथ एक लेडीज का नाम भी आता है, नाथीबाई। दूसरे कला का लिख देना, स्वर्गीय नाथीबाई। इनका संबंध किससे है? ब्लू पोल्ट्री से। नाथीबाई का संबंध। ब्लू पोल्ट्री का एक भाग और होता है जिसको बोलते हैं हम कागदी पोल्ट्री। क्या बोलते हैं? कागदी पोल्ट्री, या इसको बोलते हैं डबल कट पोल्ट्री। कागदी पोल्ट्री या डबल कट पोल्ट्री ये क्या होती है? कागज के समान पतले चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पर की जाती है। ये कोई कागज पर नहीं की जाती है, ये कागज के समान पतले चीनी मिट्टी के बर्तन। तो कागज के समान पतले चीनी मिट्टी के बर्तनों पर यह कला की जाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अलवर की। तो कागदी पोल्ट्री का जो सर्वाधिक काम होता है वो कहाँ पर होता है? हमारे अलवर में होता है। और एक होती है ब्लैक पोल्ट्री। तो ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की फेमस है? कोटा की। ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। इसको ब्लैक क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो आधार रंग था वो कैसा था? काला था। तो ब्लू पोल्ट्री का संबंध, सर्वाधिक काम ब्लू पोल्ट्री का जयपुर में होता है। कागदी पोल्ट्री का संबंध अलवर से है। और ब्लैक पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है? कोटा से। प्रमुख कलाकार की बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत आएगा, और महिलाओं में बात करेंगे तो स्वर्गीय नाथीबाई जी आएंगे इसमें। स्वर्गीय मतलब अगला है थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला क्या होती है? तो कांच पर सोने चांदी का चित्रांकन करना। इसमें रंगीन बेल्जियम कांच का
कांच का प्रयोग किया जाता है। इसमें रंगीन बेरिलियम कांच का क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है ये थिबा कला है, ये प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहाँ की है, प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। आगे बात करें, थिबा कला को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में, थिबा कला को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में अंकित किया गया है, अंकित किया गया है। इसके जो फेमस कलाकार थे वो कौन थे, नाथूजी सोनी। तो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था इसका, तो नाथूजी सोनी। अगर पेपर में पूछे कि सोनी परिवार का संबंध किससे है, तो थिबा कला से। यह एकमात्र ऐसी कला है जिसमें सर्वाधिक जो पदक प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, किसको प्राप्त हुए हैं, सोनी परिवार को। इससे कारण है सोनी परिवार ने आज तक इस कला को अपने से बाहर किसी के लिए जाने ही नहीं दिया, यानी खुद तक सीमित किया हुआ उन्होंने। ऐसा कहते हैं कि वो अपने परिवार की बहू बेटियों को भी कला नहीं सिखाते, वहाँ के सिर्फ जो मर्द होते हैं वही इस कला के बारे में जानते हैं। इसलिए कला ज़्यादा फेमस भी नहीं हो पाई और इसलिए रेयर कला भी है। सोनी परिवार के अलावा इस कला के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो थिबा कला, कांच पर सोने चांदी का चित्रांकन करना, रंगीन बेरिलियम कांच का प्रयोग किया जाता है इसमें, जिस पर चित्रांकन होता है। प्रसिद्ध कहाँ की, प्रतापगढ़ की। थिबा कला को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित किया गया है। इसके बाद इसका प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, नाथूजी सोनी। देखो भाई, और वापस से रिपीट कर लेते हैं इनको एक बार। हमने अपनी जो बात स्टार्ट की थी वो की थी फड़ चित्रण से, है ना। तो फड़ चित्रण की बात की, फड़ कहाँ से निकला है, फड़ से निकला है। इसमें आई थी दो, पतासी देवी, और दूसरा कौन था, अमिताभ बच्चन की फड़ किसने लिखी है, और रामलाल। कौन सी पढ़ लिखी उन्होंने, अमिताभ बच्चन की। इसके बाद में एक रामदेव जी की फड़ थी, किसने लिखी है, चौथमल चित्तौड़ चित्रित की इसको। इसके बाद में देवनारायण जी की फल, और देवनारायण जी की फड़। इस पर सबसे पहले क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ है। डाक टिकट सबसे लंबी फड़ है ये, और सबसे प्राचीन, बिल्कुल सबसे प्राचीन, सबसे लंबी फड़ है। इसके बाद में पाबू जी की सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी और लोकप्रिय फड़ है किसकी, पाबू जी की, कामड़ जाति की महिलाएं। इसके बाद में लोक जीवन से संबंधित फड़ है रामदला और कृष्णदला। भाट जाति के द्वारा इस फड़ को गाया जाता है, और इसको जो लिखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इस प्रकार की फड़ लिखने का श्रेय किसको जाता है, धूप जी, धूप जी भाट। तो इस प्रकार जो फड़ का वाचन करता है कौन करता है, भाट जाति करती है। फड़ को ठंडा करना, फड़ के जीड़ चीड़ होने पर उसको पुष्कर जीवन में विसर्जित करना क्या कहलाता है, फड़ का ठंडा करना। फड़ को बांचने वाले क्या कहलाते हैं, भोपे कहलाते हैं। यही था इसमें। इसके बाद में
हमने दूसरी कौन सी पढ़ी थी? कौन सा? तवक। तवक क्या होती है? चांदी के तार होते हैं या पतली चद्दर होती है, और उसको हरड़ की खाल में रखकर उसको पीटा जाता है जब तक वो बिल्कुल पतले पात्र नहीं बन जाए या पतला कागज़ की तरह नहीं बन जाए, ठीक है। और तवक का जो सर्वाधिक कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? जयपुर में। और उसे करने वाले क्या कहलाते हैं? पन्नीगर। क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कह दो, पन्नीकार कह दो। किसकी खाल होती है इसमें प्रयोग? हरड़ की खाल। इसके बाद अगला कौन सा पढ़ा था हमने? मीनाकारी। मीनाकारी के जादूगर किसको मानते हैं? सरदार कुदरत सिंह। इनके साथ में एक व्यक्ति और है, गुरुचरण या मुन्ना लाल। गुरुचरण या मुन्ना लाल। मीनाकारी होता क्या है? किसे कहते हैं मीनाकारी? सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर लगाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मुनब्बत। ऊँट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? मुनब्बत कहलाता है। हिसामुद्दीन उस्ताद क्या इसका प्रमुख कलाकार है। और इसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा है अभी? हाँ, पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। पोट्री कला कहाँ से आई थी भारत में? इसका जो प्रमुख स्थान है तो क्या मानता है? दमिश्क। दमिश्क से कहाँ पर आई थी ये? दमिश्क कहाँ है? सीरिया की राजधानी। वहाँ से फारस, फारस से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत। मानसिंह प्रथम के समय में भारत आई थी। पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और एक लेडी है जिसका नाम क्या है? नाथी बाई। तो ये पढ़ा है आज, ठीक है।